जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वह बोला, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है। अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए। हमें श्मशान बता दो, इस बच्ची को हम वहां दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गांगन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गांगन नदी के आसपास के गांवों के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित श्मशान में करते थे। इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था। इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पाकबड़ा थाने में फोन कर दिया। नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा करा देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो। लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई न कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फायदा। इससे अच्छा तो यही है कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को खत्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को खत्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफना आए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गांगन नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थीं। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। मां की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे।
लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है, मुझे मत मारो। एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और न रोती तो। बहरहाल उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। वहां उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर सुनीता को इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया, उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर वह बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिन संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थीं। इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर किया। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा था। वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इसमें अकेला वही दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनहीन हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेटे की चाहत में तमाम लोग उन्हें कोख में ही खत्म करा देते हैं। हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हों, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी है, तभी तो भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आ रही। इसका उदाहरण यह है कि जहां सन 1990 में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 906 महिलाएं थीं, सन 2005 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 836 महिलाएं रह गई थीं। बात 2014 की करें तो अब यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। कह सकते हैं कि लोगों में काफी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है। यह खुशी की बात है। लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि हमें अभी भी पुरुष की सोच को बदलने की जरूरत है।